हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। 28 में 2023 को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है। आपकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। बहुत कम दिन आप सभी के पास रह गए हैं। तो ऐसे में आप सभी के मन में बहुत सारे जो प्रश्न है वह उठते हैं। अब तो आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। आप सभी के मन में परीक्षा को लेकर, एग्जाम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस का उठना स्वाभाविक है। आप सभी के ऐसे क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर स्टूडेंट ने पूछे हैं, वीडियोस में जो भी आपने कमेंट्स किए हैं उसके माध्यम से हमने कुछ क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं। और जो हमारे एग्जाम एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं, वो आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे कि परीक्षा जिस दिन आपकी, उस दिन आप क्या करें, एग्जाम हॉल में आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, जीएस पेपर 1 जीएस 2 के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अभी जो आपके पास दिन बचे हुए हैं वह आप किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि आपको उसका मैक्सिमम एक जो बेनिफिट है वह मिल सके, किस चीज को कवर करें, किस चीज को ना करें, लास्ट टाइम आप क्या करें क्या ना करें, डू एंड डोंट्स की हम बात करेंगे, कितने क्वेश्चन करें ताकि आप मेंस का एग्जाम जो है वह लिख पाए। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है जो आपके मन में अभी उठ रहे हैं, आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। बहुत ही अनुभवी शिक्षक रजनीश राज सर, जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। तो एक एक करके सारे आपके जो सवाल है, जो आपके कंसर्न्स है, जो इन दोनों आपके मन में उठते हैं, तो एक एक करके सारे सवालों के जो जवाब है वह आपको मिलेंगे। तो आपके इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ऐसे अनुभवी शिक्षक को जिन्होंने कई वर्षों से यूपीएससी में महारत हासिल कर रखी है। साथ ही लाखों बच्चों को इन्होंने पढ़ाया और हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 28 मई को आप किस मनोदशा से गुजर रहे होंगे, वो सभी इन चीजों से परिचित है। तो मैं आपके इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बुलाऊंगी रजनीश राज सर को। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सर, यूपीएससी का पेपर जो कि 28 मई को होने वाला है, तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम सेम डे क्या करें या फिर हम परीक्षा के दिन क्या करें, उसके एक दिन पहले क्या करें, अभी जो समय बचा हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो टीम ने शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो जैसे कि अभी यूपीएससी का पेपर के लिए लगभग एक हफ्ता आप सभी के लिए बचा हुआ है, तो आप लास्ट वीक जो है वह क्या करें क्या ना करें, ये हम जानते हैं सर से। देखिए, आपके जीएस पेपर में 7 सेक्शंस हैं और 7 दिन है आपके पास। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक दिन एक पेपर को आप आवंटित कर दीजिए। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन 7 दिनों में आपको 7 पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। और जब लास्ट मोमेंट आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही सॉल्व करना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि ठीक उसी टाइम पर पेपर सॉल्व करिए जिस टाइम पे आप एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको जहां कंफर्म आंसर मालूम था उसके अतिरिक्त तमाम वैसे विकल्पों तक पे विचार करना चाहिए जहां पर आप थोड़ा थोड़ा घूम रहे थे। और इसके बाद आप अपने नोट्स के अंदर जाइए और उस पर रिवाइज कीजिए। तीसरा पॉइंट यह है कि जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली एक इंडिकेशन है कि इसी पैराग्राफ से अब अगला क्वेश्चन आ सकता है। तो यदि आपने ऐसे टारगेटेड पॉइंट्स को रिवाइज किया तो आप उम्मीद करिए कि आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाए। दूसरा पॉइंट यह जरूर याद रखिए कि लास्ट के जो 7 दिन हैं उनमें से कम आपको 1.5-2 घंटा टाइम हर दिन करंट अफेयर्स के लिए देना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स लास्ट मोमेंट में देखा जाता है तो याद रह जाता है। तीसरी बात यह है कि आप अपनी रात का समय इसके लिए निकाल सकते हैं कि जो भी कन्वेंशनल प्रिपरेशन आपने किया है उसका कुछ न कुछ बुलेट नोट्स आपने तैयार किया होगा। आप बुलेट नोट्स के अंदर के उस हिस्से को रिवाइज करिए जिसके बारे में आपका मेंटल फ्रेम कहता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बराबर आते हैं और मैं यहाँ कंफ्यूज कर जाता हूँ। यानी कि आपको उसे रिपीट नहीं करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, ये पढ़ रहे हैं तो ये रिवीजन नहीं है, ये रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन से बचते हुए टारगेटेड रिवीजन करिएगा
तो आपका 7 दिनों का समय आपको 7 समंदर पार करा सकता है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये भी बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि 7 डेज उसने रिवीजन किया, वो टेस्ट लगाया, बट अगर वो एक दिन पहले जो स्ट्रेस होता है, जैसे 27 मई को जो होने वाला है, कि पूरे दिन उस दिन क्या करें, उस दिन रात में ठीक से नींद भी नहीं आती है बच्चों को, तो उस एग्जाम प्रेशर को, उस स्ट्रेस को कैसे वो मैनेज कर सकते हैं? वो देखिए 365 दिन के टाइम साइकिल में यदि हम देखें तो 363 दिन तो आप तैयारी करते हैं, लेकिन अंतिम के 2 दिन जो 364वां दिन है और जो 365वां दिन है वो डिसेसिव होता है। जो 364वां दिन है वो कहते हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो उस रात का सही प्रबंधन आपको प्लान करना पड़ेगा। इस दौरान आपके सामने में समस्याएं क्या क्या आती हैं, तो मैंने जो अनुभव किया है वो ये कि लास्ट मोमेंट जब आता है तो लोगों को लगने लगता है कि बहुत कुछ छूट गया, लेकिन ये एक मेंटल इल्यूजन होता है। या तो छूटा नहीं है या छूट भी गया है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह होती है कि आप भूलने लगते हैं। तो यहाँ आपको यह याद रखना चाहिए कि प्रीलिम्स वो एग्जाम है जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर भी दिया गया है। यू डोंट हैव टू इमेजिन एंड रिमेंबर द आंसर, आंसर इज ऑलरेडी गिवन। तो आपको उसमें से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो आप घबराइए नहीं। तीसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर हो चुका होता है उस समय तक, तो मैं इसे एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे देखता हूँ। कोशिश यह होनी चाहिए कि आप अपने आप को कंसोल करिए कि तैयारी आपने रीजनेबली ठीक से कर लिया है, और फिर जहां तक हो सके आप एक आध घंटे का ब्रिस्क वॉक लीजिए ताकि शरीर थके और दिमाग से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए। उसके बाद फिर खा पी के बढ़िया से खाना ना खाइए और कोशिश करिए कि कुछ मिठाई उठाई खा लें, क्योंकि उसके बाद नींद आपको ठीक से आएगी। क्योंकि उस रात नींद की समस्या प्रायः होती है बच्चों में। यदि आपका शरीर थका रहेगा, आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी निकली रहेगी और मिठाई खा लेंगे तो नींद की संभावनाएं बढ़ जाएगी। वैसे एक और बात मैं बताऊं कि नींद उस दिन सर्वोत्तम आए ये जरूरी नहीं है। आ जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन नहीं आए तो नींद नहीं आ रही है कि तनाव के कारण नींद नहीं आती है, ये तनाव नहीं लीजिएगा। क्योंकि शरीर को आप ऊर्जा देना चाहते हैं अगले दिन के लिए, इसके लिए एकमात्र उपाय ये नहीं है कि आपने बेस्ट ऑफ द स्लीप उस रात में लिया है। कोशिश करिए कि शरीर को अधिकतम आराम मिले। यदि आपने आराम दे दिया है उसके बाद में सुबह में ये कोशिश करनी चाहिए कि 10-15 मिनट तक आप जॉगिंग वॉगिंग कर लीजिए, थोड़ा योगा वगैरह कर लीजिए, ताकि आपका जो शरीर और दिमाग है उसका अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए। उसके बाद में आप जितना अच्छा भोजन वगैरह करके जाएंगे, भोजन का मतलब ये नहीं कि पुष्ट आहार करके जाइए, लेकिन आप एनर्जेटिक भोजन देकर जाइए ताकि आपके दिमाग और शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए। इसके साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते मैंने बहुत अच्छा आप सभी को आंसर दिया। एग्जाम है तो एग्जाम स्ट्रेस तो होगा ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि वो परीक्षा के दौरान एटलीस्ट किन बातों का ध्यान रखें, कि जब वो पेपर दे रहे हैं उस वक्त, मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम, वह किन बातों को ध्यान रखें, जब जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के बीच का जो उनका गैप होता है, वह उस समय को कैसे मैनेज करें। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पेपर 1 में जब बच्चा एंटर किया है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस दौर में उसका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। उस पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास में 120 मिनट्स हैं। 120 मिनट का मतलब है कि मोटे तौर पर एक क्वेश्चन के हिस्से में 72 सेकेंड आते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि 72 सेकेंड आप प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे सारे प्रश्न आपको एक जैसा तो आता नहीं। तो आपको सबसे पहले यह कोशिश करना पड़ेगा कि 3 कैटेगरीज के अंदर आप क्वेश्चंस को बांट देंगे। 3 कैटेगरीज में बांट देने का मतलब यह होता है कि फर्स्ट ग्लांस में आप उन क्वेश्चंस को देखिए जिनके बारे में आप कंफर्म है।
उसके बाद फिर सेकंड में आप उधर जाइए जहां कि आपका दिमाग कहता है कि आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है। और इसके बाद तीसरा कैटेगरी उसका होता है जिसके बारे में आपका दिमाग पहले ही ग्लांस में ये कह देता है कि नहीं, ये नहीं होने वाला। तो जो नहीं होने वाला है, अच्छे विद्यार्थियों के लिए वैसे प्रश्नों की संख्या तकरीबन 15 के आसपास होती है। 12, 15, 18, वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि स्तर है 15 का ही, कि वो आपको लग जाएगा कि नहीं आता है। यानी कि कुल मिलाकर आपके पास में 85 क्वेश्चंस का एक स्लॉट आएगा। उन 85 क्वेश्चंस के अंतर्गत मेरा अपना अनुभव है कि एक रीजनेबली अच्छे से प्रिपेयर किए हुए बच्चों के लिए तकरीबन 40-45 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि मुझे आता है, और 40-45 के आसपास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि हम प्रयास करेंगे तो हमसे हो सकता है। प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि अंदर भी आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का दो कैटेगरी हो सकता है। एक कैटेगरी हो सकता है जिसमें कि आपको एक ऑप्शन आता है, एक है जिसमें कि आपको दो ऑप्शन आता है। ऐसे प्रश्नों में आपको उलझने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगाना पड़ेगा। तो आप अपने समय का प्रबंधन 4 पार्ट में बांट कर करें। पहला पार्ट यह है कि क्वेश्चन पेपर के निर्देशों को पढ़िए। अपने पेपर पे आपको जो साइन वाइन करना होता है, और जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए तो इन्विजिलेटर होते हैं, उनका साइन वगैरह कराना होता है, वो आप केयर कर लीजिएगा। ये सब बेसिकली 30 सेकेंड्स का मामला है, लेकिन ये असेंशियल मामला है। दूसरा पार्ट होता है कि आपने एक झलक पेपर देखा जरूर है। आप कम से कम 3-4 मिनट का टाइम जैसे जरूर लगाइए जिसमें कि आपने एक झलक पेपर देख लिया, अंदाजा लग गया कि पेपर का नेचर कैसा है। उसके बाद में फिर आप तीसरे राउंड में जब जाते हैं तो आप 40-45 क्वेश्चंस फटाफट टिक कर देते हैं कि ये हमारा ठीक है, हमको आता है। उसके बाद में जो चौथा सेक्शन होता है वो यही कि ये क्वेश्चन हमको ट्राई करना होगा, क्योंकि 12-15 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी छोड़ रखा है। तो आप अब भी कह सकते हैं कि आपके पास में पर क्वेश्चन लगभग 72 सेकंड का टाइम है, और इन 72 सेकंड्स के दौरान आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी इस तरीके से है कि एक तो क्वेश्चन पेपर लंबा होता है कई दफा, तो लंबा क्वेश्चन पेपर होने के नाते जितना कॉन्सेंट्रेट होके आप पेपर को पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस जाएगा। पढ़ने के दौरान ये सावधानी बरतना जरूरी है कि आप ऑप्शंस को प्रॉपरली पढ़िए। जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको कि एक बार ऐसा हुआ कि मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ था कि मुगल पीरियड के दौरान सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था। उसके ऑप्शन ए में लिखा हुआ था दीवाने आरिज, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ था मीर बख्शी। अब बच्चा दीवाने आरिज देखा नहीं कि टिक मार दी। वो दिल्ली सल्तनत के दौर के सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था, मुगल काल का बख्शी हुआ करता था। आप अति उत्साह में रहेंगे तो ऐसी गलतियां कर देंगे। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि आप पेपर पूरा पढ़ें, उसके सारे ऑप्शंस को पढ़ें और फिर टिक मारें। इसके बाद फिर अगला पॉइंट यह होता है कि जब आप पेपर को परफॉर्म कर लिए तो परफॉर्म करने के बाद में एक बड़ा मामला रहता है कि हम अपने गोला को रंगें कैसे। गोला को रंगने का दो तरीका होता है। एक बार होता है कि पूरा पेपर आपने सॉल्व कर लिया है अपने क्वेश्चन पेपर में, फिर आप एक एक करके रंगना शुरू कर देते हैं। ये वाला मेथड वही आजमाए जो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वह ह्यूमन एरर नहीं करता है। लेकिन यदि आप ह्यूमन हैं तो ह्यूमन एरर करेंगे। इससे बचने का ये उपाय होता है कि आप एक पेज के सारे क्वेश्चंस को एक बार में रंग लीजिए। यदि इसके तहत कोई सीरीज संबंधित गलती हो गई कि मान लीजिए आपने बी की जगह पर सी रंग दिया, तो आप एक ही पेज के अंदर समझ जाएंगे कि कुछ गलत हो रहा है और उसको तत्काल आप सुधार सकते हैं। अन्यथा तो पता चला कि एक गलती काफी हो जाएगी आपके एक साल को खराब करने के लिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इस बात में बता दिया है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको एमसीक्यूज लास्ट में सॉल्व करते समय 3 जो इंपॉर्टेंट सर ने सेक्शंस बताए कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको वन शॉट एक श्योर क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो आपको आ रहे हैं।
सेकंड सर ने बताया कि कंफ्यूजन क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको 2 या 3 ऑप्शंस में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड, नो आइडिया क्वेश्चन होते हैं। तो एक आपको इस बात का अंदाजा मिल गया, टाइम मैनेजमेंट की बात आप समझ चुके, आप क्वेश्चंस की बात समझ चुके। सर इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि इतने क्वेश्चंस में से, जैसे आपने लास्ट कहा कि एक अच्छा स्टूडेंट है उसको लगभग 85 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं वह लगभग आ जाते हैं, बाकी नो आइडिया क्वेश्चन उसके 15 होते हैं। हाँ। तो ऐसे में उसको कितने क्वेश्चंस जो है उसके हो जाए ताकि वो उसको मेंस देने का मौका मिल जाए? देखिए, अभी के डेट में जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात यदि की जाए तो लगभग 45% के आसपास कट ऑफ रह रहा है। और यदि 45% के आसपास का कट ऑफ रहता है तो मेरा अपना अंदाजा ये होता है कि तकरीबन 40 के आसपास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम बेसिक एवरेज ऑर्डिनरी क्वेश्चंस कह सकते हैं, जिनके बारे में बच्चा पढ़ते हुए या महसूस कर सकता है कि ये क्वेश्चन का उत्तर हमको मालूम है। हालांकि उसमें से सारे के सारे सही नहीं होते। उसके बाद फिर तकरीबन 20-22 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में बच्चों को लगता है कि देखते हैं, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, यद्यपि कि कंफर्म नहीं। और उसके बाद में करीब 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में बच्चे को लगता है कि यदि हमने खूब प्रयास किया और थोड़ा रिस्क लिया तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये तीनों ही कैटेगरी करने योग्य, क्योंकि यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 0.66 मार्क्स कटता है, यानी 3 क्वेश्चन के गलत करने के बाद आपका एक ठीक किया हुआ जाता है। तो ऐसे स्थिति में मेरी समझ ये कहती है कि जब आपको लगे कि इस पेपर में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि केमिस्ट्री का है, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तब तो उसे आप छोड़ दीजिए। यदि आप ये सोचेंगे कि आप कंफर्म क्वेश्चन ही करके आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ही यूपीएससी का पीटी पास कर सकते हैं। आपको उस जोन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा जिस जोन में आप कंफर्म नहीं है लेकिन आपका दिमाग कहता है कि कुछ किया जा सकता है। यदि आपने 3 गलत किया और एक ठीक किया, यानी कि आपने 4 अटेम्प्ट किया वैसे क्वेश्चन और आपके 3 गलत हो गए तो भी आपका कोई नुकसान नहीं। और आप विश्वास कीजिए कि यदि आपने प्रीलिम्स के एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही प्रैक्टिस किया है, यानी कि थ्रू द एलिमिनेशन राइट ऑप्शन तक रीच करने का सही प्रैक्टिस किया है, तो आप फायदे में रहेंगे। ज्यादा नुकसान उन बच्चों का होता है जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन के बदौलत पीटी का एग्जाम पास कर लेना चाहते हैं। उनके वश में है ही नहीं एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके एक स्किल का टेस्ट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम का टेस्ट है। इसलिए यूपीएससी वाले खुद चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन करो तुम, और ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन को ट्राई करना ही बेसिकली पॉजिटिव एटीट्यूड है। अतः सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पे आप हाथ खड़ा करिए जिनके बारे में आपको कुछ समझ में आता है। अदरवाइज मेरा ये सजेशन रहेगा कि 85 के आसपास क्वेश्चन तो जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब केवल हमें श्योर क्वेश्चंस नहीं करने, उसके अलावा थोड़ा सा एक रिस्क भी लेना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो रिस्क नो गेम। तो लास्ट क्वेश्चन सर, टाइम मैनेजमेंट में एक जरूरी वो हिस्सा होता है कि जैसे जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के बीच का जो टाइम होता है सर, उस टाइम में आप, जैसे बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होते हैं कि उनका जीएस पेपर 1 का पेपर जो है वह बिगड़ गया तो सीसेट जो है वह उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। और दूसरा है कि आपको उस समय में क्या करना है, कैसे थोड़ा सा खुद को एकदम जो अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी भी है, कैसे वो खुद को शांत रखे कि उसका दूसरा पेपर जो है भले ही वो क्वालिफाइंग है लेकिन वो ठीक तरीके से कंप्लीट हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पेपर 1 बिगड़ गया कि सवर गया, इस बात का अंदाजा बच्चे को जल्दी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि पेपर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कंपटीशन इतना टफ होता है कि 45 के आसपास परसेंटेज आ जाए तो सिलेक्शन होता है। तो आप जब मिलाएंगे और बहुत मेटिकुलसली मिलाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका पेपर ठीक से कैसा गया है। आप उम्मीद का दामन मत छोड़िए। दूसरी बात यह है कि उस दौरान आपको सबसे ज्यादा जिस एक बात के ऊपर फोकस करना है वो ये कि पेपर मिलाइए ही नहीं।
अभी आपका दूसरा जंग आपके सामने में है, आप पहले जंग का स्कोर क्यों देखना चाहते हैं? सेकेंड पॉइंट यह है कि उस दूसरे जंग के लिए अपने आप को यदि तैयार करना चाहते हैं तो आपको पहली कोशिश यह करनी चाहिए कि जहां तक हो सके इस प्रचंड गर्मी से बचने का कोई रास्ता खोजिए, क्योंकि वो आपको एग्जॉस्ट कर सकती है। इस क्रम में आपको यह ख्याल रखना चाहिए कि यदि मौका मिले तो 10-15 मिनट 20 मिनट का एक कोई रिलैक्सेशन का रास्ता खोज लीजिएगा, कुछ खा पी लीजिएगा ठीक से, कम से कम एनर्जी आपके पास रहे, क्योंकि वो बेसिकली सबसे बड़ा टेस्टिंग टाइम होता है आपके एनर्जी के स्टोरेज एंड रेस्टोरेशन का। सेकेंड पेपर तक जाते जाते बहुत सारा बच्चा एग्जॉस्ट कर जाता है, और उस सेकेंड पेपर की बड़ी खास बात यह है कि चूंकि पेपर क्वालिफाइंग है तो बच्चा उसे ग्रांटेड लेता है। यदि आप ग्रांटेड लेके जाएंगे तो पेपर 1 का अच्छा परफॉर्मेंस भी पर्याप्त नहीं है। रिसेट उस मतलब हाँ, इवन बहुत ज्यादा बहुत क्वालिफाइंग होने के बाद इवन हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा एक टफ पार्ट बन जाता है स्पेशली। क्रिटिकल है, डिसाइसिव है, इवन फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, those students who are not from the science background, not from the mathematics background, उनके लिए ये डिसेसिव है। तो इस डिसेसिव पेपर से डील करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि यदि आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पेपर परफॉर्म करना चाहते हैं तो माइंड का कंसंट्रेशन चाहिए, स्पीड भी चाहिए, तो कंसंट्रेशन चाहिए। और यदि आप कॉम्प्रिहेंसिव के पेपर को अपना बेस बनाना चाहते हैं तो वहां भी आपका कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन अब अचानक रातों रात पैदा तो नहीं करेंगे आप, जो आपका है वो पर्याप्त हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप पर्याप्त रूप से ऊर्जावान होके जाइए। और उसी ऊर्जावान होके जाने के लिए जरूरी है कि अपने दिमाग को पेपर 1 पे मत टांगिए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए, कुछ खा पी के जाइए। उसके अंदर इतना भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये सोचें कि कॉम्प्रिहेंशन हमारा हो नहीं सकता है या हमारा रीजनिंग हो नहीं सकता, हमारा मैथमेटिक्स हो नहीं सकता, क्योंकि 66.6 मार्क्स इज इनफ। उसके लिए आपका वो 2 घंटे का बेस्ट परफॉर्मेंस सफिशियंट होगा, पर्टिकुलरली तब जबकि आपने कम से कम 5-6 वर्षों के पेपर्स को ठीक से डील किया है, तैयारी आपने रीजनेबल भी किया है, तो उस दिन आपका परफॉर्मेंस आपको इतने के लिए लायक बना देगा कि आप उस पेपर में थ्रो हो जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को कैसे टैकल करना है वो आपने अपने एक्सपीरियंस से बताया। और इवन जब मैं भी एज अ स्टूडेंट ये चीज फील करती हूँ कभी कभी कि जैसे जीएस का पेपर अगर खराब हो गया तो सीसेट देने का फिर मन नहीं किया, या फिर बीच का जो समय था वो बहुत ज्यादा ऐसा परेशान है टाइम, ज्यादातर मैं जो जिन बच्चों को देखती हूँ ना वो बस उसको मिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये उनकी एक मेंटालिटी होती है कि वो सोचते हैं कि उनका जीएस पेपर 1 जो है वो एक बार स्कोर देख ले। और एक और जो क्वेश्चन बच्चों के मन में होता है ज्यादातर कि अगर उनके 100 मार्क्स आ जाते हैं जीएस पेपर 1 में तो क्या उनको मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए? देखिए, मैं अभी के डेट में एक बात कह सकता हूं कि पेपर देने के बाद आपको यदि लगे कि आप 85 के ऊपर हैं, 100 मार्क्स नहीं 85 मार्क्स के ऊपर हैं जीएस में, तो आपको जी जान लगा के तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पेपर का जो कट ऑफ मार्क्स है वो पिछले 4-5 वर्षों में लगातार नीचे ही गिरा है। अभी के डेट में स्थिति ये हो जा रही है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों का 88-89 के आसपास सिलेक्शन हो जाता है। कोई ठिकाना नहीं है कि अगले साल 2 नंबर और नीचे गिर जाए। आपको ये समझना चाहिए कि कट ऑफ डिसाइड होता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। यदि पेपर जैसा पहले आ रहा है 3-4 वर्षों से वैसा ही है तो कट ऑफ भी लगभग 90 के आसपास ही रहेगा। यदि करंट के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हो गए हैं और करंट कन्वेंशनल किस्म का करंट है तो फिर 2-3 नंबर बढ़ जाएगा कट ऑफ। यदि करंट के क्वेश्चंस कम है और कन्वेंशनल क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो कट ऑफ हमेशा नीचे गिरता है। या फिर करंट के क्वेश्चंस हैं भी लेकिन करंट का क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि करंट इवेंट पे ना आके करंट अफेयर्स पे आ गया है, कि जिसमें एक ऑप्शन 20 साल पहले का है, एक ऑप्शन 5 साल पहले का है, एक ऑप्शन इस साल वाला है, एक आध ऑप्शन उसमें कन्वेंशनल वाला भी जोड़ दिया गया है। तो ऐसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस के मद्देनजर परफॉर्मेंस लेवल बच्चों का प्राय नीचे गिरता है। तो मैं
एक्सपेक्टेशन तो यही रखता हूं कि कमीशन वाले अपने कट ऑफ को आसपास ही रखेंगे। तो यदि आपने 42 43 भी किया है तो आप मानकर चलिए कि आप मेंस देने जा रहे हैं। फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि इन केस 1% ऐसा हो गया कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस की तैयारी से नुकसान थोड़े ना हो जाएगा। और यदि आपने डाउट में मेंस की तैयारी में देरी कर दिया तो रिजल्ट के बाद की तैयारी से सिलेक्शन थोड़े ना हो जाए। तो मेंस की तैयारी तो आपको अनवरत करते ही रहना है। वो कहते हैं ना, निष्काम भाव से तैयारी करने वाले विद्यार्थी ही बेसिकली अंत में धर्म क्षेत्र में जीतते हैं, कुरुक्षेत्र में जीतते हैं। कि आपको परीक्षा पास करना है, ये आपका लक्ष्य है। पीटी के समय पीटी की तैयारी किया, मेंस के समय मेंस की तैयारी करेंगे, आपका यही काम है और आपके पास काम ही क्या। तो आप सभी को सभी क्वेश्चंस के आंसर आई होप मिल गए होंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी वाला की तरफ विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। यह ध्यान रखिएगा कि युद्ध के मैदान में जो व्यक्ति होता है उसके कंधे पे तरकस होता है, तरकस में तीर होता है, उसे तीरंदाज की तरह व्यवहार करना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। डरे हुए मन से कोई आदमी बड़ा जंग नहीं जीतता है। और वैसे भी आप तो बहुत बड़े जंगबाज हैं, आपने अपना साल दर साल इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि सुरक्षा और महत्वाकांक्षा के द्वंद्व के बीच से गुजरते होंगे, कई लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। कितनी लड़कियां कितनी लड़ाइयाँ लड़ के तैयारी कर रही होती हैं, कितने लड़के कितनी चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि के बीच में से तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ आप पीछे लड़ चुके हैं। अब तो उस लड़ाई के अंदर परफॉर्म करके आपको रिजल्ट लेने का मौका मिल रहा है। एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी होता है बच्चों, उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, चैलेंज की तरह मत देखो। तो इसलिए मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूं, आप बस अपना बेस्ट दे दो, आपका बेस्ट ही आपको बेस्ट दिला दे। तो बस शुभकामना के साथ शिक्षक हूं तो आशीर्वाद भी दूंगा।